तो अब तक हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव थ्योरी देखी हमने, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव थ्योरी हमने देखी, जिसके बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन भी हो पाई, जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन तो मालूम ही है, लाइट में, लाइट फिजिक्स के चैप्टर लाइट में या ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे या पढ़ना होगा कि डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि वेव का बेंडिंग अराउंड द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल के अराउंड कोई वेव अगर जा रही है, ऑब्स्टेकल आ गया तो उसके बेंडिंग होना अराउंड द ऑब्स्टेकल। या फिर इंटरफेरेंस में क्या है कि दो वेव्स हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होना, ठीक है, दो वेव का कंबाइन होना, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो सकती है या फिर डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। ये सारी बातें फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे वहाँ पे। यहाँ पे बस ये है कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये वेव की एक प्रॉपर्टी, एक फिनोमेना है जिसको वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सका। जो लाइट शो करती है, रेडिएशन शो करती है, वो एक्सप्लेन किया जा सका वेव थ्योरी से। लेकिन कुछ फिनोमेना है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सके यूजिंग वेव थ्योरी। वो क्या चीजें हैं, वो क्या फिनोमेना है? पहला तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और भी चीजें हैं, मतलब उनमें से ये चीजें हैं जो एक्सप्लेन नहीं हो सकी वेव थ्योरी की मदद से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ये दोनों चीजें नहीं हो सकी। तो अब हम यही चीजें हम देखेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कैसे अब होंगी। अब हम पार्टिकल नेचर पे डिस्कस करेंगे, जिससे ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टिकल नेचर। इससे पहले वेव नेचर हो चुका, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कॉन्सेप्ट की क्यों जरूरत पड़ी? अभी भी बात हो चुकी कि वेव थ्योरी से कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, जो कि अब हम एक्सप्लेन करेंगे। जिसमें जो चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाई उनमें से एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले हम उसको समझ लेते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या चीज है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पहले हम देख लेते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये क्या चीज है? हाँ, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मेटल है, उसको अगर हम हीट करेंगे, ठीक है, उसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, उससे रेडिएशन निकलेगी, कलर दिखता है उसका। जैसे कि आयरन है, आयरन को अगर हम हीट करेंगे तो पहले तो हल्का सा रेड होगा, ठीक है, और हीट करेंगे, करते जाएंगे तो उसका डार्क रेड होगा। फिर और ज़्यादा हीट करेंगे, बिल्कुल ब्राइट होने लगेगा, बिल्कुल आग की तरह ब्राइट, ठीक है, फिर ब्राइट रेड हो जाएगा। फिर उसके बाद और भी हीट करेंगे तो क्या होगा, कलर चेंज हो रहा है, ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है, रेड हुआ, ऑरेंज हो गया। और भी ज़्यादा हीट करेंगे तो वाइट होगा, और बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो रेड से ब्लू पहुंच रहा है, रेड से ब्लू। रेड और ब्लू में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है? रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? वायलेट की होती है। पूरा है ना स्पेक्ट्रम विबग्योर, ठीक है। पिछले वीडियो में देख, उससे पहले वाले वीडियो में देखे ही होंगे विबग्योर, जिसमें सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होगी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की।
तो हम क्या देख रहे हैं कि हीट करने के साथ साथ वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नॉर्मली किसी मेटल में वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है ऑन हीटिंग एनी बॉडी, लेकिन कुछ ऐसी बॉडी है, आइडियल ऐसी भी बॉडीज हैं जो ऐसी बिहेवियर शो नहीं करती हैं। ठीक है, कुछ बॉडीज हैं जो ऐसे बिहेवियर शो नहीं करती हैं। ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, जो ऐसे बिहेवियर नहीं शो करती, वो क्या करती हैं, सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ब्लैक बॉडी सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब परफेक्ट एब्जॉर्बर होती हैं ये। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगी, या फिर अगर इसको हम हीट कर रहे हैं तो सब एमिट भी कर देंगी, परफेक्ट एमिटर भी है ये। मतलब और भी मेटल के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा ऐसी बॉडीज, बहुत ज़्यादा रेडिएशंस बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में इनका एमिशन ज़्यादा होता है, रेडिएशन ये ज़्यादा एमिट करती है। मतलब ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है एज वेल एज परफेक्ट एमिटर होती है, और इनसे निकलने वाली रेडिएशन को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अब ऐसे ही ब्लैक बॉडी की तरह कोई सब्सटेंस अगर हम बनाना चाहें तो इसका एक एग्जांपल है स्फेयर, हॉलो स्फेयर। ठीक है, कोई हॉलो स्फेयर है और ब्लैक कोटेड, अंदर बिल्कुल ब्लैक कलर्ड है, ब्लैक कलर कर दिया गया है अंदर की सरफेस, और छोटा सा होल दे दिया गया, इस पे छोटी सी ओपनिंग दी गई है। इसके अंदर अगर कोई रेडिएंट एनर्जी जा रही है, कोई रेडिएशन इसके अंदर अगर जाएगी, लाइट अगर जाएगी, तो अंदर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इसी के अंदर रिफ्लेक्शन होता रहेगा, और धीरे धीरे ये सारी एनर्जी को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, इसलिए परफेक्ट एब्जॉर्बर है। ठीक है, तो ये है ब्लैक बॉडी। ठीक है, बाकी नॉर्मल बॉडीज हमने क्या देखा, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है हीट करने पे, लेकिन ब्लैक बॉडी ऐसे बिहेवियर नहीं शो करती। अच्छा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है, हम उसी की बात कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उनकी कुछ एनर्जी होगी, वो डिपेंड किस पे करती है, तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, कोई भी रेडिएशन अगर पड़ रही है किसी बॉडी के ऊपर, उसकी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी होगी, और जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बस सिंपल सी बात है, ये परफेक्ट एब्जॉर्बर होते हैं और परफेक्ट एमिटर होते हैं। इनसे निकलने वाली रेडिएशन को, रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, और ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड अ परफेक्ट एमिटर। बस यही है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। बाकी में क्या होता है कि वेवलेंथ उनकी डिक्रीज होती रहती है फर्दर हीट करने पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इस डायग्राम से समझा जा सकता है। ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं दोनों साइड, बाकी बैटरी वगैरह लगी हुई है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, चाहे कितनी भी बैटरी लगी हो, हाँ, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो
नहीं होगा क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है और ये इवैक्यूएटेड है, मतलब वैक्यूम है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई गैस भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं होगा इसमें। करंट फ्लो नहीं होगा, कब होगा फ्लो? अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो इसमें तो करंट फ्लो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या देखा उन्होंने, रेडिएशन जब इस किसी एक प्लेट पे, नेगेटिव प्लेट पे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट पे रेडिएशन जब स्ट्राइक कराई गई, रेडिएशन इस पे, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जब पड़ी तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी भी थी जिसपे इस प्लेट से लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स वो इजेक्ट होने लगे। ठीक है, कैसे पता चला इजेक्ट हो रहे हैं? दिख तो नहीं रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बहुत बड़े बड़े भी नहीं है कि दिखने लगेंगे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन चलने लगे इधर पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने लगा इसमें, और फिर हम क्या देखेंगे, करंट फ्लो होने लगेगा। इसकी वजह से पता चल जाएगा करंट फ्लो हो रहा है। क्यों फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? रेडिएशन इस पे पड़ रही है। ठीक है, और इसके लिए भी मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, उससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर ये रेडिएशन होती तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते। तो मिनिमम नीडेड फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी म्यू नॉट, न्यू नॉट। ठीक है, मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी है, उससे कम फ्रीक्वेंसी पे ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। मिनिमम नीडेड फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अगर आ रही है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगेंगे और इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। यही सारा प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जिसके लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, सारी फ्रीक्वेंसी पे नहीं शो करेंगे, कम फ्रीक्वेंसी अगर इस पे है। और ये सभी मेटल्स के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि हर मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी अलग अलग होती है, सबको अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए। जिसमें लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स है जैसे सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये लोग इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। ठीक है, कुछ मेटल्स है जो नहीं लूज करेंगे इजिली, तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी उनको। तो डिपेंड करती है कि मेटल कौन सा लिया गया है, उस हिसाब से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। उससे कम फ्रीक्वेंसी अगर हुई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, उससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। और इस इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन का, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ मिनिमम नीडेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर विद रेडिएशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन इट। तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या सारी बातें ऑब्जर्व की गई। सबसे पहले इसका ऑब्जर्वेशन ये है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उससे नीचे रहेगी तो इमिट नहीं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन से काइनेटिक एनर्जी की भी बात है कि ये कितनी तेजी से मूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, बिना काइनेटिक एनर्जी के ये कैसे मूव करेगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किस पे डिपेंड करेगी? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगी किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से मूव करेंगे जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नॉट लेस देन। इससे ऊपर जितनी भी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी हो गया जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। ठीक है, जितनी ज्यादा इंटेंस होगी कोई भी लाइट, या जितनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी कोई भी लाइट की, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, उतनी ज्यादा सरफेस को ये स्ट्राइक करेगा। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने सरफेस को स्ट्राइक करेगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और ये जो पूरा फिनोमेना है, पूरा जो प्रोसेस है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन स्ट्राइकिंग विथ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो एनर्जी, रेडिएशन की एनर्जी से जुड़ी अब एक और कॉन्सेप्ट है। ये तो कुछ बातें हो गई इफेक्ट की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रेडिएशन की वजह से क्या हो रहा है, किसी मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है। इससे पहले मैंने देखा कि कुछ बॉडी ऐसी भी है जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, या फिर उनको अगर हम हीट करें तो सारे रेडिएशन को एमिट कर देती हैं, बहुत ज़्यादा एमिट करती हैं, या फिर हीट कर रेडिएशन अगर उनको मिलती है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वो ब्लैक बॉडी थी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कोई भी मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना विथ मिनिमम नीडेड फ्रीक्वेंसी विच इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन से जुड़ी और भी एक थ्योरी है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। थ्योरी ऑफ रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में क्या कहा गया है रेडिएशन के बारे में, रेडिएंट एनर्जी के बारे में। इसमें पहली बात तो ये कही गई है कि जो रेडिएंट एनर्जी है, वेव थ्योरी में ये कहा गया था कि कॉन्टिन्यूसली मूव प्रोपगेट होती हैं, रेडिएशंस कॉन्टिन्यूसली मूव करती हैं, प्रोपगेट करती हैं, जैसे कि वेव थ्योरी में कहा गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ऐसा कहा गया नहीं, वो डिसकंटिन्यूअसली प्रोपगेट करती है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअसली मतलब लगातार नहीं मूव करती, थोड़ा सा मूव की, एक छोटा पैकेट जा रहा है, फिर एक पैकेट जा रहा है, पैकेट छोटे छोटे फॉर्म में, छोटे छोटे बंडल में, पैकेट के फॉर्म में जाती है रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये बात कही गई, इसीलिए नाम इसका क्वांटम थ्योरी है। अभी देखेंगे क्यों क्वांटम थ्योरी है। रेडिएंट एनर्जी is absorbed or emitted discontinuously. ठीक है, in the form of small packets of energy called क्वांटा। मतलब बहुत सारे पैकेट्स को क्वांटा
प्लूरल, सिंगुलर है तो उसको क्वांटम बोलते हैं। उस छोटी पैकेट को, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं क्वांटम। ज्यादा है तो उसे क्वांटा बोलते हैं। विच इज कॉल्ड फोटॉन इन केस ऑफ लाइट। अगर लाइट एनर्जी की बात करें तो इसी क्वांटम को क्या बोलते हैं, इसी स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटॉन कहा जाता है। अगर लाइट एनर्जी की बात हो रही है, लाइट की बात हो रही है, तो इसे हम क्या नाम दिए नया, फोटॉन। ठीक है, लाइट के लिए फोटॉन। ये पहली बात है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, कि स्मॉल पैकेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट होती है। जिन पैकेट्स को बोलते हैं क्वांटा, या फिर लाइट के केस में उसको बोलते हैं फोटॉन। एक ही चीज है, लाइट के केस में उसे हम क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, ईच जो पैकेट होती है, हर पैकेट, ईच पैकेट या ईच क्वांटम, अब कहें, पैकेट नहीं कहेंगे, ईच क्वांटम is associated with definite energy, with definite amount of energy, ज़्यादा बेहतर होगा, definite amount of energy। ठीक है, मतलब पैकेट ऐसा नहीं है कि एक बड़ी पैकेट जा रही है फिर कुछ और जा रही है, अलग अलग जा रही है, कुछ भी हो गया, ऐसा नहीं है। डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, हर पैकेट की डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ईच क्वांटम इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है इसकी कि ये जो एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है, ठीक है, ये जो रेडिएंट एनर्जी है ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। रेडिएंट एनर्जी, जो एनर्जी है ई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, ये क्या, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। रेडिएंट एनर्जी की जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है क्वांटम की, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एनर्जी वाले पैकेट होंगे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी वाले पैकेट होंगे। ठीक है, अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसमें होगा एच, जिसे बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.63, हाँ, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। चलो वो भी सही था। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या फिर 1.399, सॉरी 3.99 इंटू 10⁻⁻13, आई थिंक, हाँ, -13 किलो जूल सेकेंड पर मोल। ठीक है, या इसको थोड़ा सा सही लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन होगी। 3.99 इंटू 10⁻⁻13 किलो जूल सेकेंड पर मोल। ठीक है, तो ये बात हो गई कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में क्या रिलेशन होता है,
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ये होता है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट, ये होती है। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना चाहिए। अब इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो c अपॉन लेमडा, अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो इसे ही हम रख देंगे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में। अगर इसको रखते हैं तो E इज इक्वल टू आ जाएगा, एच तो है ही, न्यू की वैल्यू c अपॉन लेमडा, सी एच सी अपॉन लेमडा ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से और वेवलेंथ से, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, या जितनी ज़्यादा वेवलेंथ है उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो ये हो गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अरे या तुम कहाँ झुक जा रहे हो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन।